हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है आज की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों को मैथ्स हार्ड लगती है ना, काफ़ी जने ये कहते हैं सर मैथ्स तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैथ्स इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि आप लोगों के जो बेसिक छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बड़े ही क्या है क्लियर नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक काम करना है, वो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना। कई बच्चों के क्लास 8 तक की भी जो है छोटी छोटी बातें जो है क्लियर नहीं होती हैं। वो कहते हैं सर बीजगणित बहुत हार्ड लगती है, लेकिन बीजगणित के रूल्स में मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों को कुछ गिनी चुनी चीज़ें अगर करनी आती है, जैसे अगर आप प्लस माइनस करना जानते हो, मैथ्स का सबसे बढ़िया खेल प्लस माइनस, अगर ये करना नहीं आता तो पहले इसे सीख लेना। कि अगर ये करना भी नहीं आता तो समझ लो कि बीजगणित तो आप कभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। काफ़ी बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर -3 एंड +7 होता कितना है। काफ़ी जने तो इसको 10 ही लिख देते हैं कि सर बीच में प्लस है ना, इसलिए तो 10 हो गया। लेकिन नहीं, माइनस प्लस हमेशा माइनस ही करना होता है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। इसका मतलब ये नहीं होगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस करना है तो -3 + 7 हमने माइनस किया, कितना आ गया कि 4 आ गया। ठीक है, तो कई जने कहते हैं सर ये हो तो 3 - 7, तो अब भी सर एक 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो सर अब भी तो 4 हो गया क्या। नहीं, इसमें क्या है, बड़ा कौन सा था, प्लस का था, इसमें बड़ा कौन सा है, माइनस का, इसलिए आता है माइनस का 4, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हमसे नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मैथ्स हार्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर आप सही ढंग से कर लेंगे तो आपको मैथ्स जो है ईजी लगने लगेगी। और मैं आपको हर चैप्टर में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, है ना, आपकी इन छोटी छोटी आपसे ये गलतियाँ नहीं हो, इसलिए मैं आपका बेसिक भी क्लियर करूँगा और आपका पूरी चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज के हर एक सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण चौहान और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है हमारा बहुपद मैथ्स की, है ना। बहुपद जो है आज हम इसके बारे में, इसकी बेसिक से बेसिक बातों को लेकर, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती हैं, बहुपद के अंदर पद कितने होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, रेखिक बहुपद क्या होते हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बहुपद में जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व है वो हम करेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज के हर एक सवाल को आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है और छोटी सी छोटी चीज़ों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, और जो भी कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकूँ। तो सबसे पहले बहुपद के अंदर बहुपद की घात क्या होती है, या पहले समझते हैं कि बहुपद क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पर बहुपद, आपने क्लास 9th में भी एक चैप्टर था बहुपद का, है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा कि बहुपद क्या होता है कि कोई भी px करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे x की घात 3 + x² माइनस का 4x + 7, ये एक लिखा हुआ है। ठीक है, सभी बीजगणितीय पद है ये, इसे अपन बहुपद कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बीजगणितीय पद हैं। x y वाले और संख्याओं से मिलके जो पद बनते हैं वो बीजगणितीय पद भी कहलाते हैं, और ये सब बहुत सारे इसलिए इन्हें बहुपद कहते हैं। जहाँ पर अगर हम ये बात करें, ये x जो है, ये x ये चर राशि कहलाती है ना। तो एक तरीके से ये बहुपद है, किसका है, x का बहुपद कहलाता है। p किस लिए, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो px, इसका मतलब ये x का बहुपद है, जिसके अंदर, इस बहुपद के अंदर x जो है वो चर राशि कहलाती है। x क्या कहलाएगी, चर। और ऐसे ही कोई संख्या होती है जैसे 7 या 8 जो होते हैं, ये सब इसके अंदर क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचर। ठीक है, अब चर और अचर यानी जिसकी जगह अगर मैं कोई भी मान रख सकता हूँ वो चर हो गया, अचर तो फिक्स हो गया ना 7। अब आप इसकी जगह कोई मान नहीं रख सकते हो, 7 है, लेकिन x की जगह आप अपनी मर्जी से जो भी मान यहाँ रखोगे तो बहुपद का मान भी बदलता जाएगा। तो बहुपद का मान अब किस पर डिपेंड कर रहा है, चर पर।
यानी x पर डिपेंड कर रहा है। x क्या है, जो भी x रखोगे उसके हिसाब से बहुपद का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं कि बहुपद के अंदर एक बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, है ना। तो ये देखो, जिस बहुपद के अंदर ये प्लस और माइनस से जो है पद बनते हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये लिखा हुआ है 3x + 7 एक बहुपद है। अब आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कितने पद हैं, इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं, तो इसके अंदर कितने पद है, अभी 2 पद है ना। 3x एक ये पद हो गया और एक 7, क्योंकि ये अब आपस में जुड़ के 10 नहीं हो सकते, है ना। ध्यान रखना, वो वाले दिमाग में रखना कि समान जो होते हैं ना, बिल्कुल x वाला पद x वाले से ही जुड़ता है और अचर पद अचर वाले से ही प्लस माइनस हो सकता है उसका। तो यहाँ पर 3x और +7 करके गलती से भी 10 मत कर देना, ये नहीं होता है ना, ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जुड़ सकते, तो अब ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर पद कितने हो गए कि इस बहुपद में पद हो गए 2 पद। कितने पद हैं यहाँ पर, इसके अंदर 2 पद है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है जैसे x³ - 7x + 9। ओके, अब इसके अंदर कितने पद हो गए, तो अब ध्यान से देखो, x³ है, अकेला है, और यहाँ पर ये भी अकेला, ये भी अकेला, x वाला पद अकेला है, अचर पद अकेला है। अब ये भी आपस में नहीं जुड़ सकते, तो ये जैसा है ऐसा ही रहने वाला है। तो अब पद गिनो कितने, 1 2 3। याद रखना, प्लस और माइनस से पद अलग हो जाते हैं, है ना। इनटू में पद जो है अलग नहीं होते, वो एक ही पद कहलाते हैं। यानी कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर 7x इनटू में ये 9 ऐसे लिखा हुआ होता, ये 7x × 9, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 पद है, ये एक ही पद है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा, 7 9 63, 63x हो जाएगा। तो ये तो बन गया ना एक पद, 63x। ओके, तो इसीलिए गुणा या भाग वाले जो है उसमें पद अलग नहीं होते, बट प्लस और माइनस से पद अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पद कितने हो गए, 3 पद। इस बहुपद के अंदर पद कितने हो गए, 3 पद हो गए। ओके, अब देखो एक एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि एक बहुपद ऐसा है 7x - 4x, बताओ इस बहुपद में पद कितने हैं। तो अब आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया प्लस और माइनस से पद कितने होते हैं, प्लस और माइनस से पद अलग हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर तो सर 2 पद हो गए, ये माइनस लगा हुआ है बीच में, तो ये और ये 2। लेकिन रुको, मैंने ये भी तो कहा साथ में कि पद कैसे, पद जो है आपस में जुड़ने भी नहीं चाहिए, तब जाके उसके बाद गिनती करो। जैसे यहाँ पर 3x + 7 ये आपस में नहीं जुड़ सकते थे, तो हमने कहा था ना 3x + 7 आपस में जुड़ के 10 नहीं होने वाले, या 10x नहीं होने वाला है ना। तो ये जब आपस में नहीं जुड़ सकते, तब हमने इनको काउंट किया कि कितने पद हैं, 1 और 2 पद हो गए। ये भी देखो, x³ वाला, कोई x³ वाला नहीं था तो जुड़ नहीं सकता था या घट नहीं सकता था, तो हमने कहा ये है, अभी काउंट कर लो, 1 2 और 3 पद हो गए। ऐसे इधर ध्यान से देखें, 7x - 4x में अगर हम देखें तो यहाँ पर तो दोनों x वाले, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, और समान पद आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो प्लस का 7 माइनस का 4 घट के कितने हो गए, 3x, और ये वापस कितना पद बन गया, 1 पद बन गया। कैसा बन गया, 1 पद। तो पद गिनने से पहले, बहुपद के अंदर पदों की संख्या गिनने से पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, क्या कहीं जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं या नहीं। जब वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि हाँ अब ये आगे जो है सरल नहीं हो सकते, अब ये आगे जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, तब आप पदों को काउंट करना शुरू कर दो। वो जो पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद के अंदर पदों की संख्या कहलाएगी, है ना। 1 2 3 कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये तो है कि किसी बहुपद के अंदर कितने पद हैं, ये कैसे पता लगाते हैं। अब अपन देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है ना। किसी बहुपद की घात क्या होती है। ओके, बहुपद की घात क्या होती है ना। तो देखो बहुपद की घात क्या कहलाती है ना। जैसे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आपने नाम सुने, तो वो कैसे देखते हैं कि ये कौन सा है। जैसे ये वाला बहुपद लिखा हुआ है, ये कौन सी घात का बहुपद है। तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुपद के अंदर जो चर राशि, अभी यहाँ पे इस वाले बहुपद में चर राशि कौन सी चल रही है, x, तो उस चर राशि की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है ना। तो बहुपद में अगर हम बात करें, बहुपद में
चर राशि जो भी है, जो भी चर संख्या है ना, चर है, ठीक है, उस चर की अधिकतम घात वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो ये वाला इस बहुपद में, इस बहुपद की घात बताओ, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इसीलिए इसको त्रिघात बहुपद भी कह सकते हो आप। ओके, फॉर एक एग्जांपल और देखो, जैसे x² माइनस का 4x प्लस का कितना हो गया 9। इस वाले बहुपद में अगर हम बात करें कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस बहुपद में चर राशि कौन सी है? x है, और इस x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात जो है वो कितनी हो गई? बहुपद की घात जो है यहाँ पर बन गई 2। बहुपद की घात हो गई 2, और इस बहुपद को आप द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये है बहुपद की घात। एक और आप सब उनसे बात कर लेते हैं इसी पे है ना, कि देखो अगर कोई ये, जैसे कि ये वाला लिखा हुआ 3x ही हो गया, चलो ठीक है। अब सर ये है भले ही एक पद का बहुपद है, लेकिन है तो बहुपद ही। तो इस बहुपद में यह जो है यहाँ पर चर राशि कौन सी है? x। ओके, तो इस x वाले की, है ना, इस x वाले की घात कितनी है? तो इस x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब घात 0 नहीं है, इसके ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। x की घात है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात 0 नहीं है, इसके ऊपर घात 1 है। तो यहाँ चर की घात कितनी है? 1 है, इसीलिए इसे एक घात बहुपद भी कहते हैं, है ना। इसीलिए आप इसको एक घात बहुपद, ओके, एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद भी बोल सकते हो, या रेखिक बहुपद भी कहते हैं। ओके, ये है ना। और जिसमें बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले को 4 घात बहुपद, ऐसे ना। ओके, तो आपको समझ में आ गई होगी बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद में चर राशि जो भी है, जरूरी नहीं है x का ही हो, कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे ऐसा भी हो सकता है कोई भी एग्जाम्पल, px इज इक्वल टू px की जगह चर राशि अपन कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि t ले ली, है ना, तो t³ - 7, है ना, प्लस 9t, ऐसा कुछ हो गया अगर। तो ये देखो ये कैसा है? t, ये जो है बहुपद में, इस बहुपद में चर राशि कौन सी है? t है। यहाँ पर इस बहुपद में जो चर राशि t है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये भी कैसा बहुपद हो गया? एक तरीके से त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बहुपद की घात क्या होती है ना। ओके, तो अब हमें बहुपद की घात समझ में आ चुकी है। तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि किसी के अंदर, बहुपद के अंदर, है ना, बहुपद का गुणांक क्या होता है। नेक्स्ट, बहुपद के अंदर किसी पद का गुणांक क्या होता है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ओके, जैसे आपको कोई बहुपद दिया हुआ है px इज इक्वल टू x³ - 8x, ऐसा कुछ बहुपद दिया हुआ है, और यहाँ पर प्लस x², ये कोई भी दिया हुआ बहुपद है ना। इस बहुपद से अगर, इस बहुपद में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है। ओके, तो देखो x³ का गुणांक से मतलब है, देखो गुणा अंक, यानी x³ के साथ में जो गुणा में है, जो भी अंक गुणा में है वो बताना है आपको। गुणांक का मतलब गुणा अंक, है ना। तो x³ के साथ में यहाँ पर ध्यान से देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 0 थोड़ी ना है। अरे अगर 0 मान लोगे, अगर आप 0 × x³ कर दोगे तब तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, x³ लिखा हुआ ही नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा? कुछ नहीं लिखा हो तो, अरे जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ जाओ वो 1 से है। वो किससे गुना हो रखा है? 1 से, क्योंकि 1 इज
इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब ही तो होता है। यानी यहाँ चाहे 1 लिखो या मत लिखो, वो वाली बात हो गई ना। तो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, इसका मतलब समझ में आई बात। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक होता है यहाँ पर जो x के साथ गुणा में, कितनी संख्या गुणा में x के साथ, -8। याद रखना सिंबल के साथ में बताना है पूरा, -8। और वही वापस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है वापस कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1। और मान लो यहाँ पर ऐसे होता तो माइनस, तो वही एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या मल्टीप्लाई में हो रही है, माइनस का 1 ही तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तभी तो ये ऐसे -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी तो जाके ये माइनस का एक्स स्क्वायर बना होगा, है ना, वही वाला। तो यहाँ पर ये है -1। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गुणांक क्या है ना। कैसे किसी भी बहुपद में या किसी भी संख्या का गुणांक पूछा जाए तो आपको उसको छोड़कर उसके साथ जो भी संख्या गुणा में है वो आपको बतानी है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया कि जैसे एक बहुपद है px, है ना, px इज इक्वल टू अपन लेते हैं 3x माइनस का 7। तो हमने कहा था इस बहुपद की घात बताओ इसकी, तो इसमें देखो x है, चर राशि क्या है x, तो इस चर राशि जो x है, इस चर राशि x के साथ में जो घात है, चर राशि x की जो घात है वो कितनी है यहाँ पर 1 नहीं लिखी हुई, इसका मतलब घात 1 है। तो 1 है तो चर राशि की जो घात अधिकतम घात होती है, ओके 1 है, तो वही क्या होती है बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात कितनी है, ये एक घातीय बहुपद है, एक घात बहुपद वाला, है ना, एक घात बहुपद है, एक घात का बहुपद। इसी को हमने क्या कहा कि इसको रेखिक बहुपद भी बोल सकते, मैंने कहा इसको रेखिक बहुपद भी बोला जा सकता है। तो इसको रेखिक बहुपद क्यों कह सकते हैं अपन, क्यों कहते हैं वो समझो। क्या होता है कि जब इसमें आप x के मान रखते हो तो इधर सामने px के मान भी आते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि जो px के मान आ रहे हैं इसको मान लो आप y समझ लो, कि जो भी मान आ रहे हैं वो px बराबर y समझ लो, यानी कि x का मान रखोगे अब y का मान आएगा, ध्यान से समझना है ना, ठीक है। हमने क्या किया, जो px है इस पूरे बहुपद है ना उसको हमने y मान लिया। अब यहाँ पर आप x के मान रखो, देखो चीज़ें समझोगे ना उसके बाद आप देखोगे एक्सरसाइज कितनी आपको अच्छे से और जल्दी सवाल हो जाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो x के अगर यहाँ मान रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक x का मान रखा, है ना, x का मान रखते हैं अपन कितना 0। तो x का मान जैसे इसमें 0 रखोगे तो 3 इंटू 0, यानी मैं इसको y बराबर बोल सकता हूँ। तो y बराबर 3 इंटू में रखा 0 माइनस का 7, तो ये तो गुणा करने पर 0 हो गया। तो y का मान कितना आया यहाँ पर, y का मान आया माइनस का 7, ठीक है। एक मैंने ये रखा, एक और अपनी मर्जी से और रख देता हूँ x बराबर 1, ओके। अगर ये रखते हैं तो y बराबर 3 और ये पास में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना, 3 इंटू एक्स की जगह रखा 1 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 3 माइनस 7, यानी कि माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 7, घटाने पर कितना आ गया माइनस का 4, यह आया माइनस का 7। अगर हम ध्यान से देखें तो एक वैल्यू रखने पर एक वैल्यू आ रही है, ओके। तो अगर इस पूरे बहुपद का अगर आपको ग्राफ में दिखाना हो तो यहाँ पर तो इस वाले x वाली लाइन को तो अपन मान लेते कि यहाँ पर तो मैं x का मान रख रहा हूँ, और जो भी मेरे बहुपद का जो मान आ रहा है वो अपन px यहाँ रख देते हैं, किस लाइन पर, y पे। वैसे भी हमने इसको y माना अभी तो, ओके। तो एक तरीके से x का मान रख रहे हो, y का मान आ रहा है। तो x कितना 0 यहाँ पर, y कितना माइनस का 7, आपको पता है y नीचे होता है माइनस में, तो -7 यहाँ कहीं आएगा। आपको एक पॉइंट मिला 0, -7, ओके। फिर यहाँ पर देखो तो x इज इक्वल टू 1, तो x का जब यहाँ पर वैल्यू रखिए ये 1, तो y कितना माइनस का 4, यानी नीचे आओ तो यहाँ कहीं अपने को माइनस का 4 मिल जाएगा, यहाँ पे ना, ये -7 यहाँ पर है तो -4 यहाँ कहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला,
1 कॉमा माइनस का 4, और इससे हमें क्या मिली, एक लाइन मिली। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक घात बहुपद को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, यानी आलेख पे जब प्रदर्शित करते हैं, तो हमें एक लाइन मिलती है ना। तो इसीलिए हम इस वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रेखा का प्रदर्शित करती है। समझ में आई बात, रेखिक बहुपद। ओके, तो इस तरीके से सारे बहुपद के आप ग्राफ बना सकते हो। जैसे इसका भी बना सकते हो, यहाँ पर भी x के मान रखोगे, ये त्रिघात बहुपद हो गया ना, क्योंकि इस वाले बहुपद में चर राशि जो x है उसकी अधिकतम घात 3 है। तो इस वाले को भी अगर अपन यहाँ बराबर में y कर लेंगे तो त्रिघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद का भी हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो कुछ और आएगा, लाइन नहीं आके कुछ और आएगा, है ना, पर आएगा ज़रूर। एक तो ये चीज़। हाँ, आपको इस चैप्टर बहुपद में जो है सबसे ज़्यादा वो है वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो अब मैं आपको द्विघात बहुपद पे लेके चलता हूँ। ओके, ये रेखिक बहुपद के बारे में, और यहाँ से है ना x के मान रख के, वैसे आपने ये ग्राफ किए हुए हैं, क्लास 9th में भी थे ऐसे, है ना ग्राफ। ओके, चलो अभी अपन जो है बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि रेखिक बहुपद इसे क्यों कहते हैं। अब बात करता हूँ मैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर देखना, हम बात करते हैं अब द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, तो मैं यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी अपनी मर्जी से, है ना। तो द्विघात बहुपद के लिए px इज इक्वल टू, द्विघात बहुपद कब होगा, जब किसी चर राशि, है ना, चर राशि कौन बनेगी यहाँ पर x, तो उसके इस चर राशि x की अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। तो मैं x स्क्वायर वाले ही कोई ले लेता हूँ। इसके बाद x का चलेगा, इससे कम घात वाले चलेंगे, लेकिन अधिकतम घात x स्क्वायर ही होनी चाहिए। x क्यूब का पद द्विघात बहुपद में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस में 5x और प्लस का 6 फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर हम इस द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएं, यानी अगर मैं यहाँ x के मान रखूँ और अगर यहाँ पर मैं x के मान रखूँ तो मुझे y के मान मिलेंगे और एक ग्राफ बनेगा। याद रखना, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो परवलय के आकार का होता है ना। किसके आकार का होगा, अभी मैं अपनी मर्जी से ही बना रहा हूँ ऐसे ही, है ना, परवलय के आकार का होगा। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर y मान लो और यहाँ पर अगर आप x के मान रखते जाओगे तो आपको y के मान मिलते जाएंगे, और फिर उन पॉइंटों को लेकर अगर आप ग्राफ प्रदर्शित करोगे तो ग्राफ के अंदर परवलय का ग्राफ मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, परवलय का ग्राफ मिलेगा, है ना। ये ऐसे इस तरीके से मिलेगा ग्राफ आपको, या तो ये ऐसे मिलेगा, ओके, या ये ग्राफ आपको ऐसे काटता हुआ भी मिल सकता है, या ये ग्राफ आपको यहाँ से एक पॉइंट पे काटता हुआ मिलेगा। इस तरीके से ये ग्राफ हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी चतुर्थांश में हो, प्रथम चतुर्थांश में, ये इस चतुर्थांश में भी हो सकता है, इस चतुर्थांश में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी में। मैंने अभी सब इधर ही बनाया, लेकिन ग्राफ इस तरीके से हो सकते हैं, या तो वो एक्स लाइन को कट करेगा ही नहीं, या वो 2 पॉइंट पर एक्स लाइन को कट करेगा, और या फिर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर जो है एक्स लाइन के एक ही पॉइंट पर जो है क्या करेगा, कट करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं वापस। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ वापस समझना, आप लोगों को द्विघात बहुपद ये तो समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज़ समझो कि आपने नाम सुना शून्यक। क्या नाम सुना, शून्यक, शून्यक और मूल। मैं आपको रेखिक बहुपद में वापस थोड़ा सा समझाता हूँ। शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। देखो, शून्यक क्या होता है, x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, यानी कि यहाँ पर मैं x का ऐसा मान रख दूँ कि px का मान 0 आ जाए। px का मतलब y का मान 0 आ जाए, है ना, x का ऐसा मान, ठीक है, जो। तो देखो, अगर मैं एक रेखिक बहुपद की बात करूँ, नॉर्मली रेखिक बहुपद क्लास 9th में आपने बहुत सारे किए, है ना। क्लास 9th में ये y बराबर px अगर अपन लेते हैं, और एक बहुपद मैंने लिया 3x प्लस जो है 6,
अपन कहते हैं कि x का ऐसा मान बताना है जिसे रखने पर यहाँ पर y का मान 0 हो जाए। तो अगर x का मान मैं यहाँ पर क्या रखूँ, देखो ध्यान से देखो, प्लस का 6 है, माइनस का 6 होगा तो 0 हो जाएगा। माइनस का 6 रखने के लिए x की जगह आप -2 रख दो। ओके, तो अगर आप x बराबर -2 रखते हो तो px क्या यानी y, तो यहाँ पर -2 3 और ये हमारा हमने रखा -2 + 6, यानी कितना हुआ, माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर में कितना हो गया 0, एंड देन px का मान 0, यानी px का मान 0 यानी बहुपद का मान 0 हो गया। x का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, शून्यक। तो यहाँ पर x बराबर -2 इस बहुपद का 3x + 6 का क्या है, शून्यक है, या अपन ये भी कह सकते हैं मूल है। ओके, और अगर मैं ग्राफ में बात करूं तो आप लोग ये समझ लो, x बराबर -2 रखने पर y का मान 0 आ रहा है ना। तो आपको पता है कि y का मान 0 कहाँ होता है, y का मान 0 हमेशा x अक्ष पर होता है। y का मान हमेशा कहाँ होता है, 0 x अक्ष पर होता है। तो ये ध्यान रखना, ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो ये -2 हमें x -2 यहाँ पर, जब x बराबर -2 है तब y बराबर क्या है 0, और y देखो x अक्ष पर 0 होता है, ये -2, 0 पॉइंट मिला ना, -2 रखने पर y कितना मिला 0, तो -2, 0 ये वाला पॉइंट है ना। तो जहाँ पर क्या, जहाँ पर x का वह मान जहाँ पर y का मान 0 हो, यानी कि ये वाला, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो यहाँ ग्राफ से देखने पर एक बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर रेखा ने, जहाँ पर बहुपद, ये बहुपद की रेखा है ना, तो इस रेखिक बहुपद ने इसको x अक्ष पर जहाँ काटा, क्योंकि x अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0, तो जहाँ पर काटा उसी पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। और जितनी जगह काटेगा उतने ही आपको क्या मिलेंगे, शून्यक, क्योंकि उतने ही बार y क्या हो रहा है, उतने ही मान पर y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जैसे इस ग्राफ में देखो, द्विघात बहुपद में देखो, ये द्विघात बहुपद जा रहा है, इस x के इस पॉइंट पर भी y का मान 0 और x के इस पॉइंट पर भी y का मान 0 है। समझ में आई बात, x के इस पॉइंट पर भी और x के इस पॉइंट पर भी क्या 0 है, y 0 है। यानी इस बहुपद के लिए ये जिस भी बहुपद का ग्राफ बनाया है, ये अभी तो मैंने बता दिया आपको कि ये बहुपद का जो ग्राफ है वो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में ये इन 2 पॉइंट पर जो है y 0 हो रहा है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बहुपद के लिए शून्यक के कितने मान हैं, 2। शून्यक के कितने मान आएंगे, 2 शून्यक होंगे, है ना। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जिस भी बहुपद का है ना, जिस भी द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रहा है, यानी x के केवल एक ही मान के लिए y का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब शून्यक भी कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पर बात करें क्या ये x अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। अगर ये x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है या जो भी द्विघात बहुपद है उसके लिए एक भी शून्यक नहीं होगा। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2, और न्यूनतम तो 0 है ही, मतलब एक भी ग्राफ आपको ना मिले। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ग्राफ के लिए कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद की ही बात नहीं करता मैं यहाँ पर, कोई भी बहुपद हो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्राफ में, जैसे एग्जाम्पल ये किसी बहुपद का, हाँ ये किसी बहुपद का ग्राफ है, ठीक है, जिसका भी है, तो उसके लिए अगर उस बहुपद के लिए आपसे पूछा जाए बताओ शून्यक कितने हैं, तो आप क्या देखोगे, आपको केवल और केवल ये देखना है कि ये बहुपद जो है x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, क्योंकि x अक्ष को ये जितनी जगह पर काटेगा y के उतनी ही जगह, y का मान उतनी बार क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि बहुपद का मान 0 आएगा। तो ये x के 4 मान के लिए है ना, x के 4 मान, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, x के 4 मान के लिए बहुपद का मान 0 हो रहा है, यानी कि हमें कितने शून्यक मिले, ये 4 मान ही जो है, ये चारों मान जो है x के उस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। ओके, तो इस तरीके से किसी ग्राफ में किसी ग्राफ के कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने शून्यक नहीं हो सकते, आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। बस आपको बस यही देखना है कि वो x अक्ष पर कितनी जगह पे काट रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है
अपन कुछ एक्सरसाइज पे सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 और उस पर बेस्ड सवाल। तो ये है सारे सवाल जिस पे अब हमें जो है आपको क्या करना है, ग्राफ से रिलेटेड इन सारे सवालों के अंदर ये बताना है कि यहाँ पर ये जिस भी बहुपद के ग्राफ दिए हुए, ये आपको अलग अलग बहुपद के आपको क्या दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ का मतलब आलेख दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, है ना, वो भी सिर्फ ग्राफ से ही बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बस उसी बात को ध्यान रखना और आपके सारे सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। और ध्यान रखना इस बार बोर्ड के अंदर MCQ बेस्ड चूँकि कर चुके हैं गवर्नमेंट, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपके सामने कोई भी एक ग्राफ बनाया हुआ आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ये जिस भी बहुपद का आपको ग्राफ दिया हुआ है उसके लिए उसके कितने शून्यक होंगे या मूल कितने होंगे। आई बात समझ में? तो देखो इसको करना कैसे है, वैसे बहुत ही इजी है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या ध्यान रखना है आपको। तो बस इतना सा कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ना, क्योंकि शून्यक कहाँ होंगे, जहाँ पर आलेख एक्स अक्ष को काटेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर क्या होगा, जैसे ये वाला आलेख देखो, ये वाला आलेख इधर एक्स अक्ष को काट रहा है। ओके, तो इस अक्ष पर अगर ये एक्स अक्ष को काट रहा है तो इस वाले बिंदु पर यानी इस वाले एक्स के मान के लिए वाई का मान यहाँ पर कितना होगा, 0, है ना। और जितनी बार वाई के मान 0 आ रहे हैं उतने उतने आपको उस जगह पे शून्यक मिलेंगे। बात आई समझ में? तो देखो पहले वाले सवाल के लिए अगर बात करूँ शून्यक कितने हैं, तो देखो ये वाली लाइन क्या एक्स को काट रही है, नहीं काट रही है। इसका मतलब इस वाले पे कहीं पे भी आपको y का मान 0 नहीं मिलेगा। तो y का मान 0 है ही नहीं, इसका मतलब बहुपद का मान 0 नहीं है। और बहुपद का मान 0 नहीं है तो शून्यक भी कितना, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यक नहीं, शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी यहाँ पर, 0। शून्यकों की संख्या 0, शून्यक नहीं, शून्यक 0 बोल दिया तो इसका मतलब तो एक शून्यक बता रहे हो। शून्यकों की संख्या 0 है, यहाँ पर एक भी शून्यक इसके अंदर नहीं होगा। इधर देखो मैं शून्यकों की संख्या को n से लिख देता हूँ, है ना, ये सिर्फ ऐसे ही। तो शून्य को यहाँ पर देखो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर y का मान क्या होगा, 0। और y हमने क्या माना है, y हमने बहुपद का मान माना, पूरे बहुपद, है ना। इधर देखो कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3, ये वाला नहीं, y एक्स को काटे वो नहीं, x अक्ष को कहाँ काट रहा है वो, क्योंकि देखो y एक्स पर ये काट रहा है तो y एक्स पर तो x का मान 0 होगा। तो x के मान से 0 से हमें कोई लेना देना, हमें तो y का मान 0 चाहिए, यानी बहुपद का मान 0 चाहिए। बात आई समझ में? तो ये कितनी जगह पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, कि यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। इधर शून्यकों की संख्या 1 2 3 4। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इन वाले पॉइंटों को काउंट मत करना, ठीक है। इधर देखो एन के, इधर देखो ये एक्स एक्स को काट नहीं रहा लेकिन टच करके तो जा रहे हैं ना। जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है उस पॉइंट पर क्या होगा, एक्स के मान के लिए वाई का मान तो 0 आएगा, तो पॉइंट ये भी काउंट होगा, 1 2 और 3। तो इनका मान कितना आ गया, 3। तो मुझे लगता है आप लोगों को ग्राफ के इस तरीके के सवाल करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप ग्राफ देखते ही बता सकते हो कि उसके लिए बहुपद की संख्या, उस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट। पहले द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप क्या होता है वो देखिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, है ना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x बहुपद, x को चर मान के लिख रहा हूँ बहुपद, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ना, जहाँ a b c जो है क्या है, एक स्थिर मान है, नियत मान होते हैं जो कोई भी हो सकते हैं। तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहाँ पर a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c जहाँ पे अचर पद है ना। और इस बहुपद के लिए एक सबसे
कंडीशन वो ये है कि ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे गुणांक है। कोई भी अलग अलग आप मान रख के बहुत सारे द्विघात बहुपद बना सकते हैं। व्यापक रूप का मतलब यही होता है ना, ए बी सी के यहाँ बहुत सारे मान रखो, बहुत सारे आपको व्यापक जो है यहाँ पर द्विघात बहुपद मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, ए का मान जो है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप ए का मान जीरो रख दिया, इसका मतलब ये पूरा मान क्या हो गया, जीरो। फिर ध्यान से देखो पीछे, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कौन सी रह जाएगी, x की अधिकतम घात कितनी रह जाएगी, 1। और जैसे ही 1 रही थी तो फिर एक बहुपद बन गया। इसीलिए इसके लिए क्या कंडीशन है कि a का मान जीरो नहीं हो सकता। मतलब साफ तौर पे यह है कि द्विघात बहुपद होने के लिए x स्क्वायर वाला पद तो होना ही चाहिए। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर ये x वाला पद जो है नहीं लिखो, जैसे कि ax स्क्वायर में मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे कि 3x स्क्वायर और आपने लिख दिया यहाँ पे 6। ओके, तो इधर देखो x का पद नहीं है तो भी ये कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, है ना। और कोई एग्जांपल, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर 9x स्क्वायर और आपने पीछे कुछ भी नहीं लिखा, यानी x वाला पद भी नहीं है, अचर पद भी नहीं है, तो भी ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। आपने लिख दिया 3x 6x स्क्वायर माइनस का 1, है ना, तो भी देखो x का पद नहीं है, यहाँ पर अचर पद है, तो भी ये बहुपद है द्विघात, क्योंकि x स्क्वायर का पद आ रहा है तब तक ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आपने x स्क्वायर का पद नहीं लिखा और आपने लिख दिया 5x माइनस का 8, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। बात आई समझ, ये वाला द्विघात बहुपद नहीं होगा। ओके, तो ये यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक समझ में आ गया, a होता है, x का गुणांक b है और अचर पद यहाँ पर c है। और किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको एक कंडीशन लिख के, ये तो आ गया आपका द्विघात बहुपद। अब मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल कह लो, शून्यक, है ना, x1 व x2 है, ठीक है, या अल्फा व बीटा जो मानना है मान लो, x1 व x2 है। तो ये दो शून्यक हैं, क्योंकि है ना दोनों x के मान ही होंगे। शून्यक क्या होते हैं, x के मान ही होते हैं, बस वो मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर px का मान 0 आता है। तो ये x1 व x2 जो है यहाँ पर इसके दो शून्यक हैं। तो इन शून्यक तथा गुणांकों के बीच में एक रिलेशन होता है ना, और आपको वो पता होना चाहिए क्योंकि इसके बेस्ड भी सवाल बनते हैं। तो वो क्या होते हैं देखो, यानी कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध अब वो संबंध क्या होता है वो देखिए। ठीक, तो सबसे पहले तो शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग यानी कि x1 प्लस x2 वो किसके बराबर होता है, -b/a, इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। कई बार MCQs पे मान लो इस पर सवाल आ जाए, आपको एक द्विघात बहुपद दिया हो तो आप उसे ABC तो वहाँ से निकल जाएंगे, और आपको एक शून्यक दिया हुआ है और दूसरे शून्यक पूछ लेते हो, तो इस रिलेशन का यूज़ करके आप जो है दूसरा मूल निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है ना। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल यानी x1 इंटू x2 जो है वो होता है c/a। ये दो रिलेशन आपको याद होने चाहिए कंठस्थ, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन पे भी आपके MCQs में सवाल बन सकते हैं, वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे अपन करेंगे। ओके, इसके बाद जो है अब कैसे किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अपन ज्ञात करते हैं वो देखते हैं ना। तो अभी अपन सवाल करते हैं जिसमें हम शून्यकों के किसी बहुपद के शून्यक निकालेंगे, द्विघात बहुपद के ना, द्विघात बहुपद के शून्यक भी निकालेंगे और उसके साथ ही साथ हम इस रिलेशन को भी वहाँ पर सत्यता की जांच भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की,
और इसके अंदर देखो हमें सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए बहुपद के लिए, ये जितने भी सारे बहुपद दिए इनके लिए हमें शून्यक भी ज्ञात करने हैं, और साथ ही साथ शून्यक और इनके गुणांकों के बीच में जो संबंध हैं, जो भी मैंने बताए थे, शून्यकों का योग कितना होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसकी सत्यता की जांच भी करनी है कि वो संबंध जो है, वो रिलेशन जो है वो सही है या नहीं है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपने शून्यक निकाले, आई बात समझ में, जो हमने शून्यक निकालेंगे वो शून्यक सही है या नहीं, अगर वो दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जो हमने दोनों संबंध बताए ना, उसमें अगर वो सिद्ध हो जाता है तो फिर हमारे जो अभी हम शून्यक निकालेंगे वो सही होंगे। एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, अभी जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है अपना यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 एक द्विघात बहुपद है, जिसके लिए हमें किसके शून्यकों के मान निकालने, यानी x1 और x2 के मान निकालने। ये आपने क्लास 8 में भी कर रखे हैं, क्लास 9 में भी कर रखे हैं, है ना। वही वाला प्रोसेस जिसमें अपन को, आप लोगों को बहुत से जो है मतलब क्लास 8 में जो है आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है -2, कि इस -2 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आ जाए और जिसे जोड़ने या घटाने पर वापस -2 आ जाए। यही बताया जाता है ना, बिल्कुल सही है, यही करना है हमें। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस, वरना आपके सवाल गलत हो जाएंगे। आई बात समझ में? वो क्या, वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़, इस -2 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे गुणा करने पर सिर्फ -8 ही नहीं, बल्कि -8 ये वाला देखा जाता है, और साथ ही साथ इस x² के साथ में जो भी गुणा में होता है, इन दोनों को गुणा करके आपको यहाँ लिखना होता है। अभी बात सही है कि यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है ना, 1 है। तो 1 को -8 से गुणा करेंगे तो -8 ही आने वाला है ना। तो यहाँ पर ठीक है। लेकिन जब हम सवाल सेकंड करेंगे उसमें ध्यान से देखो, तो उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि -4 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जिसे गुणा करने पर 1 आए, गलत हो जाएगा। क्योंकि तब हम 1 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो हमें वहाँ पर वो देखना पड़ेगा कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसे गुणा करने पर कितना है, 4 है। तो ये दिमाग से निकाल दो आप कि इसके 2 जो टुकड़े करते हैं तो गुणा करने पर ये पीछे वाली संख्या आनी चाहिए, पीछे वाली संख्या नहीं, बल्कि ये और इस x² का जो गुणांक होता है ना उसको, ठीक है, उसका गुणा आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर अभी कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पर अभी कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है। x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। तो 1 × -8 यानी -8। अब आपको किसके 2 टुकड़े चाहिए, -2 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए, -2 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसे गुणा करने पर -8 आए। तो एक चीज़ मुझे बताओ, -8 वगैरह इसको पहले भूल जाओ, चलो 8 तो समझो गुणा करने पर 8 आए। तो अपन क्या करते हैं, देखो हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि 8 किस किस की टेबल में आता है। जैसे 1 की टेबल में 8 कितनी बार, 1 × 8 करने पर 8 आएगा, 2 × 4 करने पर भी कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 × 2, ये तो देखो रिपीट हो गया है ना, 4 × 2 अब रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 ही ऐसे पेयर हैं जिसे गुणा करने पर 8 आता है। बात आई समझ में? ओके। अब इधर देखेंगे, अब इन दोनों में से लेना कौन सा पेयर है, उसका सेलेक्ट कैसे करना है, वो ध्यान से सुनना। बिल्कुल ये काम की चीज़ है। अगर आप ये समझ गए तो आप चुटकियों में सारे मूल जो है, शून्यक जो है निकाल लेंगे। कैसे? इधर देखो, ये सिंबल किसका है, माइनस का। ये सिंबल अगर माइनस का है तो सबसे पहले दिमाग में एक बात बिठा लो, ये अगर माइनस का है, अब आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब आएगा, जब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आ सकता है। अगर दोनों माइनस के हो गए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, है ना। और अगर दोनों प्लस के हैं तो वैसे ही प्लस के आने वाला होता है मल्टीप्लाई करने पर, है ना। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई होकर माइनस आना है अगर किसी को, तो एक को तो माइनस होना ही पड़ेगा ताकि माइनस प्लस माइनस बने। तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इन दोनों पेयर में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का। ये बात क्लियर होगी। चलो, अब अगर एक प्लस का और एक माइनस का है ना, तो सीधी सी बात है, अगर एक प्लस का अगर एक माइनस का होगा तो वो जुड़ तो सकते नहीं है, वो तो सिर्फ घटेंगे, है ना। तो हमें घटाना ही पड़ेगा। तो 8 में से 1 घटाएंगे, कितने हो गए, 7। 4 में से 2 घटाए, कितने रहे, 2। और यहाँ पर देखो क्या है, 2। तो सेलेक्ट कौन सा होगा पेयर, जोड़ा कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला।
तो एक बात आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको बस इसको पकड़ना है। ये किसका, अगर माइनस का है तो आंख बंद करके आपको सिर्फ घटा के देखना ये आता है कि नहीं आता, अगर ये माइनस का है तो। और अगर यहाँ प्लस का है, अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो आपको जोड़ के ही देखना पड़ेगा कि ये आए या नहीं आ रहा है। बात आई समझ में? ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, जुड़ेंगे। ओके, तो अभी ये माइनस का है तो सीधी सी बात है, घटा के देखो इनमें से किसके 2 आ रहे हैं। 8 में से 1 गया 7, ये तो हो ही नहीं सकता। 4 में से 2 गए 2, ये होगा। तो पेयर मिल गया, पेयर मिल गया। लेकिन बात ये है कि सब किसको प्लस का रखे और किसको माइनस का रखे, अभी दुविधा दूर कर लेते हैं। आप इधर देखो, ये किसका है, माइनस का 2 है। आप मुझे बताओ, अगर आप माइनस का 2 कर दोगे और प्लस का 4 ले लोगे तो आपको तो प्लस का ही 2 मिलेगा ना, क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है ना। यहाँ पर तो माइनस का 2 है, तो यहाँ वाला सिंबल हमें बताता है, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का है तो आप समझ जाओ कि बड़ा वाला किसका रखना है, माइनस का, छोटा वाला प्लस का, ताकि माइनस का 2 आए। और ऐसे ही अगर ये प्लस का 2 होता तो फिर बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमें यहाँ माइनस का 2 है, इसका मतलब 4 माइनस का, ये तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यूँ का यूँ, -2 की जगह ये दोनों सिंबल आएंगे, यानी और रखना किसका, 2 प्लस का 2x और ये माइनस का 4x। पीछे x क्यों लगा, क्योंकि इसके पीछे भी x है तो x में आएंगे। देखो +2x - 4x, घटा के वापस कितना हो गया, माइनस का 2x हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और माइनस का 8 यहाँ का यहाँ। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देखो इधर, अब इनमें से अपन कॉमन निकालेंगे तो ये इन दोनों के पेयर बन गए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x है, इसके पास भी इसके पास भी है। एक x बाहर गया, पीछे कितना रहा, 1x रहा। ओके, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 होते हैं ना, x × x, तो एक x बाहर गया तो एक तो रहेगा ना, ऐसे। फिर वापस यहाँ से एक x गया तो पीछे कितना रहा, +2। इधर ध्यान से देखो, x तो है ही नहीं, लेकिन 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ से माइनस और 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो जो जिसका भाग जा रहा है वो कॉमन ले लो। अब 4 का भाग इसमें गया एक बार, पीछे सिर्फ x ही रहा, इसका मतलब x। जब भी बाहर माइनस कॉमन में रहे, ध्यान रखना अंदर वाला सिंबल बदल देना। तो अंदर वाला माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। और 4 का भाग 8 में गया तो कितनी बार आया, 2 बार। वापस मल्टीप्लाई करके भी देख लो, यही आएगा। -4 को x से किया, -4x, -4 को प्लस के 2 से किया, माइनस प्लस माइनस, एंड 4 दूनी 8। आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से हुआ अपना x + 2 और कितना रहा ये x - 4। तो यहाँ से इधर खींच लो, x + 2 को भी 0 के बराबर रख दो, x - 4 को भी 0 के बराबर रख दो। क्योंकि ध्यान से देखो, हमें चाहिए किसका मान, x का वो मान जिसके लिए क्या चीज़, जिसके लिए बहुपद का मान 0 आ जाए। तो अब मुझे बताओ, बहुपद का मान 0, अगर ये पूरा 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया, या फिर ये 0 हो जाए तो इसको इससे गुणा करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं x + 2 को भी 0 रख रहा हूँ, है ना, और x - 4 को भी 0 रख के देखते हैं कि ये 0 कब होगा। तो यहाँ से x का मान जो है, ये +2 इधर आया तो कितना हो गया, यहाँ से ये -2 हो गया। यानी कि अगर यहाँ -2 रखते हो तो -2 + 2 ये पूरा 0 हो जाता है ना। और यहाँ से अगर बात करें x बराबर ये -4 इधर आया तो किसका हो गया, +4। यानी कि x का कौन सा मान, अगर आप यहाँ 4 रखते हो प्लस का, तो 4 - 4 कितना हो जाता है, ये पूरा 0 हो जाता है। तो ये 2 मान हो गए। ये दोनों x के ऐसे मान है जिसे अगर हम बहुपद में रखें तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी ये दोनों क्या है, x1 और x2 बहुपद के क्या हो गए, आपके शून्यक हो गए। अब हमें करनी है शून्यक तथा इनके गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले गुणांक तो निकाल देते हैं। अब आपका जो बहुपद है x² - 2x - 8, इसके हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, गुणांक, है ना। तो बहुपद की, ये जो भी बहुपद दिया गया, दिए गए बहुपद की व्यापक रूप से, बहुपद की व्यापक रूप कौन सा, ax² + bx + c, ये वाला ax² + bx + c, ये वाला, है ना। व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर
ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। तो a का मान कितना आया, 1। और b क्या होता था, x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक इधर कितना है, -2, तो b का मान कितना आया, -2। c का मान कितना है, अचर पद, यानी अचर पद इधर तो कितना है, -8, तो ये आ गया -8। a b c के मान आ गए। अब इनके मान आ चुके हैं, x1 x2 के मान भी है। हमें करनी है केवल और केवल सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। और सत्यता की जांच क्या थी कि शून्यकों का योग है ना, एक तो वो वाले कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू होता है -b/a। रख के देख लो, x1 कितना है, -2, ठीक, प्लस x2 कितना, 4, ओके, बराबर में माइनस तो जो है b खुद -2 है, तो ब्रैकेट में -2 और अपॉन में a कितना है, 1 -2 + 4 कितना होगा, +2। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस और 2/1, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है, यानी कि सही है ये। ओके, इसके बाद करते हैं गुणे की बात, यानी x1 इंटू x2, ठीक है, यहाँ लिख दो। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू होता था c/में a। x1 का मान कितना आया अभी, -2 और x2 का मान कितना, 4, मल्टीप्लाई, दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, है ना, ब्रैकेट का मतलब वो मल्टीप्लाई में ही है। c कितना है, -8 अपॉन a कितना है, 1। इधर ध्यान से देखो, -2 + 4 मल्टीप्लाई करने पर 4 दूनी कितने हो गए, 8 और प्लस माइनस माइनस, -8 इज इक्वल टू -8। तो इधर ये भी बराबर आया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, अतः सत्यता की जांच क्या है, सिद्ध हुई, है ना। अतः दिए गए शून्य जो है वो सही है। तो आई होप आपको इस सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पूरे सवाल में अपने को क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के लिए अपने को शून्यक निकालना है। एक और सवाल अभी अपन सेकंड वाला करेंगे जिससे आपको और अच्छे से सवाल जो है समझ में आएंगे। हम सारे सवाल करेंगे, एक एक सवाल मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बात आई समझ में? बस आपको जो है मेरे साथ बने रहना है और सारी चीज़ों को समझना है। जो सवाल समझ में नहीं आए आप जो है कमेंट में लिख के बता सकते हो कि सर एक्सरसाइज 2.2 में ये वाला सवाल जो है समझ में नहीं आया या इसमें हमें ये बात समझ में नहीं आई। ओके, अब करते हैं सवाल सेकंड। मैं सवाल मिटा देता हूँ। सवाल नंबर जो सेकंड है वो है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, है ना। अब इस बहुपद के लिए हमें यहाँ पर शून्यक निकालना है। ये जो बहुपद है जिसमें चर राशि क्या चल रही है, s, उस चर की अधिकतम घात भी कितनी हो गई, 2। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यक 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है या फिर 1 भी नहीं आए। ओके, पर अधिकतम 2 ही आएंगे। तो वापस इसके लिए इधर देखो, मैंने क्या कहा था, अंदर जो 4 है ये वाला, इस s का जो गुणांक है -4, इसके ही हमें पेयर करने, ऐसे 2 टुकड़े करने कि मल्टीप्लाई करने पर ये पीछे वाला 1 नहीं, मैंने क्या बताया था, ये इसको पकड़ो और इसको गुणा करो। s² का जो गुणांक है 4 इंटू में 1 यानी कितना आया, 4 आया। समझ में? ये आपको करना है ना। तो यहाँ पर 4, अब देखो पहले ये देख लेते हैं कि 4 किस किस के पहाड़े में आते हैं ना, क्योंकि गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए ना। तो नॉर्मली आपको पता है, ये तो बहुत सिंपल है, 1 × 4 सबको पता है और 2 × 2, बस इसके अलावा और कोई जोड़े नहीं बनेंगे। अब दोनों में से कौन सा जोड़ा सही है वो अपने को देखना। तो सबसे पहले क्या बताया था, इस सिंबल को देखो, ये क्या है, प्लस। प्लस है मतलब जोड़ जोड़ के देखना है। अगर ये माइनस होता तो घटा घटा के देखता कि क्या ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, मतलब है ना। प्लस है तो जोड़ के देखूंगा। 4 और 1 कितने हो गए, 5, और इधर 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी हमें जोड़ा मिल गया। ये वाला जोड़ा नहीं है, ये वाला जोड़ा है।
समझ में आई बात? 2। अब इन दोनों को जोड़ के 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है, लेकिन जोड़ के 4 लाने कौन से? माइनस के 4 लाने, प्लस के 4 नहीं लाने जो आप प्लस का 2 कर दो, क्योंकि +2 प्लस का 4 होता है। माइनस का 4 लाने, यानी दोनों माइनस के होंगे, ताकि जुड़ के सिंबल किसका रहे? माइनस का है ना। ओके, तो इधर देखो 4s² और इसमें हमें जोड़े मिल चुके हैं ना। दोनों ये वाला होंगे 2, लेकिन दोनों किसके होंगे? माइनस के होंगे, क्योंकि हमें माइनस का 4 लाना है। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक, अब वापस वही एक ये और एक ये जोड़े बन गए। इन दोनों में अगर कॉमन निकाले तो इधर देखो s इसके पास भी है, इसके पास भी, s तो बाहर आने ही वाला है। फिर आपको ये देखना है कि इन संख्याओं में ये देखना है कि कौन सी वो संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 ले लो बाहर, है ना। तो बाहर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 का पहाड़ा, है ना, भाग दो इसमें, 4 में कितना आया? 2 बार। और एक s तो बाहर जा चुका है, तो पीछे एक s ही रहा, है ना। एक s तो बाहर, तो एक s रहा, माइनस इधर से 2s तो पूरा चला गया बाहर, तो 0 थोड़ी ना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, ताकि वापस जब मैं इसको इससे गुणा कराऊँ तो मेरा वापस यही है ना। इनमें से तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं दिखता है तो लिखना है अपने को कितना? 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर निशान माइनस का है, तो माइनस का 1। ओके, तो जब 1 बाहर लिया है तो जो ये है वो ऐसे के ऐसे ही आएंगे, यानी कि 2s। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ बाहर माइनस लिया, और मैंने क्या कहा था, अगर जब भी माइनस बाहर कॉमन हो तो अंदर वाला निशान बदल दो, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एंड 1 ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर देखो 2s - 1 और इधर कितना आया? 2s - 1। ये 2s - 1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में अगली बार क्या बचा? इधर से 2s - 1 गया तो पीछे क्या बचा? 2s, और इधर से 2s - 1 बाहर गया तो पीछे क्या बचा? -1। समझ में आई बात? फिर वापस आपको क्या करना है? वही दोनों तरफ 2s - 1 बराबर में रखना है 0, इधर भी 2s - 1 बराबर में रखना है 0। तो यहाँ से 2s, ये -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एंड s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, तो ये दोनों सेम ही है, तो इधर भी s बराबर कितना आ जाएगा? अपना 1/2। ध्यान से देखो, दोनों मूल कैसे आए हैं? समान। कैसे आए हैं? समान। आप एक तरीके से कह सकते हो कि शून्य के यहाँ पर एक ही आया है ना। भाई s का वो मान जिस पर ये पूरा बहुपद 0 होता है वो एक ही है, 1/2। ठीक है, लेकिन चलो अभी दोनों अलग अलग लिखे होते हैं, यानी s1 और s2, इधर s1 दे दो, इधर s2 दो, वो बात अलग है। s1 और s2 एक ही है ना। ओके, वापस दिए गए बहुपद की किससे तुलना करनी है? व्यापक रूप से, ताकि आपको गुणांक मिल सके ना, ABC। तो दिए गए बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करने पर, ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर? तुलना करने पर a का मान क्या था? s² का गुणांक। ठीक है, कितना है? 4। b क्या था? x का गुणांक था, लेकिन यहाँ पर तो s का गुणांक है, यानी कि कितना? -4। और अचर पद यहाँ पर कितना है? 1। कितना है? 1। c बराबर है। ओके, वापस सत्यता की जांच। तो यहाँ पर करते हैं अपन सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग वो क्या था? शून्यकों का योग s1 + s2 कितना आएगा? s1 + s2 इक्वल क्या था? -b/a। और s1 कितना? 1/2, s2 कितना? 1/2। ओके, माइनस तो फॉर्मूले का, बट b कितना? -4 डाल दो, -4 अंदर ब्रैकेट में। a कितना है? 4, तो लिख दो 4 यहाँ पे। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा, और इधर माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस। और ये 4 से 4 कट गया एक बार, ये कट गया एक बार।
माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 यानी प्लस का 1 है ना, ये वाला। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल लिखे, शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू कितना था, c/a। तो यहाँ पर x1 कितना है, अब यहाँ पर x1 की जगह s1 है ना, तो वो थोड़ा s1 कर दो, कोई बात नहीं, इधर s2 कर दो। कितना, 1/2 इंटू 1/2। c कितना है वापस हमारा, c कितना है 1, a कितना है हमारा 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये देखो सत्यता की जांच हो गई। सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बाकी के सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे घर पे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे वैसे, और जो नहीं समझ में आता आप उसे वही छोड़ दो। अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।